बच्चों आज हम चैप्टर 2 हिस्ट्री न्यू किंग्स एंड किंगडम्स उसमें हमने एक्सरसाइजेस बाकी छोड़ी थी। आज हम वो कंप्लीट कर लेते हैं और उसके साथ कुछ एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज सॉल्विंग करेंगे चैप्टर नंबर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स की। तो देखो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है क्वेश्चन 1, आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, पेज नंबर 28 पे है। आप ये वाला आपकी डायरेक्ट एनसीईआरटी में ही सॉल्व करना, एमसीक्यू है पेज 28 पे, क्योंकि ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी में ही करना। ठीक है, सो यहाँ देखो गुर्जरा प्रतिहारा, गुर्जरा प्रतिहारा गुजरात राजस्थान के साथ मैच होगा। गुर्जरा गुजरात। राष्ट्रकूटास किसके साथ मैच होगा? वेस्टर्न डिकेन के साथ। फिर पालास बंगाल, पालास कहाँ के थे? बंगाल। ठीक है, राष्ट्रकूटास वेस्टर्न डिकेन। फिर लास्ट है चोलास तो साउथ इंडिया के थे, तो तमिलनाडु साउथ इंडिया में आया। ये दोनों तो फुल इजी है, गुर्जरा मतलब गुजरात और फिर ये चोलास तो तमिलनाडु मतलब साउथ इंडिया। यहाँ थोड़ा याद करना पड़ेगा, राष्ट्रकूटा वेस्टर्न डिकेन और पालास बंगाल। ठीक है, क्वेश्चन 2 ये अभी आपको नोटबुक में लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन 1 तो आपका इसमें हो जाएगा, क्वेश्चन 2 नोटबुक में लिखना पड़ेगा। Who were the parties involved in tripartite struggle? कौन सी पार्टीज थी जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में इन्वॉल्व हुई? तो कौन कौन सी पार्टीज थी? गुर्जरा प्रतिहारा, पाला डायनेस्टीज और राष्ट्रकूटा। ये तीन मतलब ये तीनों एक ही रीजन को हथियाना चाहती थी। ये तीनों एक ही रीजन को हथियाना चाहती थी। कौन कौन? गुर्जरा प्रतिहारा, पाला और राष्ट्रकूटा। गुर्जरा प्रतिहारा गुजरात राजस्थान है, पाला बंगाल है और राष्ट्रकूटा वेस्टर्न डिकेन। क्वेश्चन 3, व्हाट वर द क्वालिफिकेशंस नेसेसरी टू बिकम अ मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ द सभा इन चोला अंपायर? अगर आप चोला अंपायर, जो चोला साउथ इंडिया का था, उस अंपायर में अगर आप वहां पे कमिटी मेंबर बनना चाहते हो। कमिटी मेंबर मतलब जैसे वो मेंबर्स होते हैं ना जिनकी पोजीशन थोड़ी अच्छी होती है, मतलब लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं और उससे उनको नाम भी मिलता है और पैसा भी मिलता है। तो अगर कमिटी मेंबर बनना है चोला अंपायर का तो क्या करना पड़ता था? सो आंसर है द मेंबर्स ऑफ द सभा वर द प्रोमिनेंट लैंडलॉर्ड्स। मतलब जो भी सभा के मेंबर बनाए जाते थे वो प्रोमिनेंट लैंडलॉर्ड्स थे। प्रोमिनेंट मतलब बहुत ही फेमस, लैंडलॉर्ड्स मतलब जमींदार। Names of the eligible person to be members of the different committees were written on small tickets of palm leaf. तो उनके नाम कहाँ लिखे जाते थे? एलिजिबल पर्सन्स मतलब जो एलिजिबल का मतलब जो डिजर्विंग है, मतलब जो बनना चाहिए वैसा इंसान। So names of the eligible person to be members of the were written on small tickets of palm leaf. क्योंकि पुराना जमाना था तो वहां पे पाम लीफ पे मतलब लीफ के पत्ते पे सबके नाम लिखे जाते थे। The tickets were put into an earthen pot and a young boy was asked to take out the tickets. ये टिकट सारी कहाँ रख, सबके नाम लिखी हुई टिकट्स किस में डाली जाती थी? अर्थन पॉट में, मटके में डाली जाती थी। और फिर यंग बॉय वाज आस्क्ड टू टेक आउट द टिकट्स। फिर एक छोटे से बच्चे को बोलते थे कि अंदर हाथ डाल के तू नाम निकाल। The person selected through this process was declared to be the member of that committee. और इस तरह से जो विनर होता, मतलब इस तरह से जिन जिन के नाम आते थे वो बच्चा हाथ टिकट निकालता था अर्थन पॉट में हाथ डाल के, तो जिसके नाम आते थे वो कमिटी का मेंबर बन जाता था, सभा का मेंबर बन जाता था। ठीक है, the person selected through this process was declared to be the member of that committee. Next question, what were the two major cities under the control of चामनास? चामनास को चौहान्स भी कहते थे। तो चामनास का कंट्रोल कौन सी सिटीज पे था? ठीक है, कौन सी बड़ी बड़ी सिटीज पे चौहान्स या चामनास का कंट्रोल था? तो दिल्ली एंड अजमेर। ठीक है, दिल्ली और अजमेर सिटीज पे चामनास का कंट्रोल था। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे।
बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5। हाउ डिड राष्ट्रकूटास बिकम पावरफुल? राष्ट्रकूटास पावरफुल कैसे हुए? क्वेश्चन 5, हाउ डिड राष्ट्रकूटास बिकम पावरफुल? कैसे पावरफुल है राष्ट्रकूटास? तो आपको पता है, हमने पढ़ा है राष्ट्रकूटास थे किसके सामंत थे? राष्ट्रकूटास सामंत किसके थे? राष्ट्रकूटास चालुक्यास के थे, ठीक है। वेस्टर्न डिकेन के जो चालुक्यास थे उनके सामंत थे। तो उन्होंने क्या किया, उनका जो मेन लीडर था डांटी दुर्गा, डांटी दुर्गा ने क्या किया, डांटी दुर्गा वो जो राष्ट्रकूटा का चीफ था उसने फिर एक वो रिचुअल कराया हिरण्यगर्भ, वो करा के फिर उसने क्या किया, चालुक्य ओवरलॉर्ड को ओवरथ्रू कर दिया, मतलब उसको धोखा दिया, उसको निकाल, मतलब उसको धोखा दे दिया उस राजा को और खुद राजा बन गया, ठीक है। सो सबसे पहली चीज, राष्ट्रकूटास वर द राष्ट्रकूटास वर द सामंत्स of the Chalukyas in Deccan, ठीक है। राष्ट्रकूटास कौन थे? राष्ट्रकूटास सामंत थे चालुक्यास के डिकेन में, ठीक है। इन द मिड 8th century, in the mid 8th century, डांटी दुर्गा और राष्ट्रकूटा चीफ performed a ritual हिरण्यगर्भ and overthrew the Chalukya overlord. To become Kshatriya he overthrew the Chalukya overlord. देखो यहाँ पे राष्ट्रकूटा जो थे सामंत से चालुक्य डिकेन के, और मिड 8th सेंचुरी में डांटी दुर्गा थे जो राष्ट्रकूटा के चीफ थे। उन्होंने एक रिचुअल परफॉर्म किया, रिचुअल का मतलब एक हवन वगैरह किया जिसका नाम था हिरण्यगर्भ। उस हवन का नाम या उस रिचुअल का नाम हिरण्यगर्भ था, और वो उस रिचुअल से, उसको करने से वो क्षत्रिय बन गया। वो क्षत्रिय नहीं था तो भी वो क्षत्रिय, ऐसे मतलब उस हवन के करने के बाद वो क्षत्रिय बन गया ऐसे। He overthrew the चालुक्य ओवरलॉर्ड। फिर उसने ये हवन करने के बाद उसने वो जो चालुक्यों का राजा था उसको हटा दिया। ओवरथ्रू मतलब उसको, मतलब उसके साथ लड़ाई करके उसको हटा दिया। ओवरलॉर्ड मतलब राजा उनका, उनको हटा दिया और वो खुद राजा बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what did the new dynasties do to gain acceptance? जो नई डायनेस्टीज थी, मतलब जो नए नए साम्राज्य बने, उन्होंने क्या किया कि उनको सब लोग एक्सेप्ट करें। जो देखो
उन लोगों ने पहले तो राजाओं को हटा दिया था और खुद राजा बन बैठे रातों रात। अब खुद राजा बन बैठे तो उनको लोग एक्सेप्ट क्यों करेंगे? तो उन्होंने खुद को एक्सेप्ट करने के लिए क्या किया? गेन्ड एक्सेप्टेंस, मतलब लोग उनको एक्सेप्ट करें, उसके लिए उन लोगों ने क्या किया? ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? बहुत सारा पैसा कमाया और पावर कमाया। द न्यू डायनेस्टीज gained power and wealth। बहुत पैसा कमाया और बहुत पावर भी कमाई। फिर उसके बाद उन्होंने खुद को महासामंतास बोल दिया। फिर their activities were recorded in Prashastis। They tried to demonstrate their power and resources by building large temples। By building large temples। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि भाई ये जो नई डायनेस्टीज बनी है, जो नए साम्राज्य बने, उन्होंने खुद को एक्सेप्ट कराने के लिए क्या किया? भाई लोग उनको माने, क्या किया? सो द न्यू डायनेस्टीज गेन पावर एंड वेल्थ। उन्होंने बहुत पावर, मतलब पावरफुल बने। गेंड का मतलब हासिल करना, उन्होंने बहुत पावर हासिल किया, पैसा हासिल किया। देयर किंग्स एक्टिविटीज वर रिकॉर्डेड इन प्रशस्तीज। और वहाँ इनके जो राजा थे, इन डायनेस्टीज के जो राजा थे, वो कुछ भी करते थे अच्छा काम, वो प्रशस्ति में लिखवा लेते थे। प्रशस्ति क्या होता था? प्रशस्ति मैंने आपको बताया था, उन्होंने ब्राह्मण रखे हुए थे जो कि संस्कृत लैंग्वेज में इनकी तारीफें ही तारीफें लिखा करते थे, ताकि फ्यूचर वाली जनरेशन्स पढ़े और लगे कि भाई ये कितना महान राजा था। They tried to demonstrate their power and resources by building large temples। ये लोग और क्या करते थे? बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाते थे, ताकि और है ना टेम्पल्स बनवा के बाहर है ना वो लगवा लेते थे, तख्तियां लगवा लेते थे और उस पर अपना नाम चित्रवा देते थे। ठीक है, इंस्क्राइब करवा लेते थे, ताकि भाई पता लगे लोगों को कि ये राजा बनवा के गया। तो इस तरह से ये लोग अपने आप को फेमस करते थे। प्रशस्तियां लिखवाते थे और टेम्पल्स बनवाते थे। ठीक है, सो इस तरह से ये लोग खुद को, इस तरह से ये लोग अपना बोल रहे हैं ना, व्हाट डिड न्यू डायनेस्टीज, मतलब लोग इनको एक्सेप्ट कर गेन एक्सेप्टेंस, मतलब आप राजा तो बन गए, अब लोग आपको राजा मानेंगे कैसे। एक और चीज ये लोग करते थे, ये लोग क्या करते थे, वो अपने आप को बड़े बड़े टाइटल्स दे देते थे। ठीक है, ये लोग अपने आप को, मैंने आपको बोला नहीं था, खुद को बड़े बड़े टाइटल्स देते थे भाई। जैसे इंग्लिश में कैसे होता है मिस्टर, सर, तो वैसे ये लोग अपने आप को क्या टाइटल देते थे? राजा, महाराज, अधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, ऐसे ऐसे। ये वाले भी पॉइंट लिख लेते हैं। मैनी ऑफ सच किंग्स adopted high sounding titles like Maharaja, Adhiraj और त्रिभुवन चक्रवर्ती। ठीक है, ये लोग है ना खुद को बड़े बड़े टाइटल्स दे देते थे, अपने आप को बड़े बड़े टाइटल्स दे देते थे। कैसे टाइटल्स? महाराजा अधिराज, महाराजा अधिराज मतलब राजाओं का राजा। हाई साउंडिंग मतलब ऐसे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टाइटल्स।
और त्रिभुवन चक्रवर्ती, त्रिभुवन मतलब थ्री, भुवन मतलब थ्री लैंड्स, चक्रवर्ती मतलब राजा, भाई तीनों लोकों का राजा, तीन लोक का कहते हैं ना, आकाश पाताल पृथ्वी, ऐसे तीन लोकों के राजा। क्वेश्चन 7, व्हाट काइंड ऑफ इरिगेशन वर्क्स वर डेवलप्ड इन द तमिलनाडु। क्वेश्चन 7, व्हाट काइंड ऑफ इरिगेशन works were developed in the Tamil Nadu। तमिलनाडु में कैसे इरिगेशन वर्क चलते थे। इरिगेशन का मतलब क्या होता है, सिंचाई काम। सिंचाई मतलब देखो, आप खेतों को पानी देते हो तो एक तो नेचुरल पानी मिलता है जब रेन पड़ती है, और दूसरा आप देते हो खुद, तो इसे इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, खेतों को पानी देना आप खुद से देते हो, भाई वेल से, टैप से, पाइप से, जैसे भी आप देते हो, आप देते हो आर्टिफिशियल। ठीक है, रेन नहीं दे रही है, तो जब आप पानी देते हो उसे इरिगेशन कहते हैं। इसको हिंदी में सिंचाई करना बोलते हैं, इरिगेशन को। तो कह रहा है कि तमिलनाडु में कैसे इरिगेशन होता था। तो क्वेश्चन 7, सो आंसर है फॉर इरिगेशन, फॉर मतलब इरिगेशन के लिए क्या क्या किया तमिलनाडु में। सो फॉर इरिगेशन a variety of new methods, a variety of new methods were discovered। ठीक है, इरिगेशन के लिए नए नए तरीके अपनाए जाते थे। इन मैनी एरियाज वेल्स वर डग, कहीं तो कुएं खोदे जाते थे। इन मैनी एरियाज वेल्स वर डग। ठीक है, कुएं खोदे जाते थे। ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड, ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड फॉर रेन वाटर स्टोरेज। ठीक है, सो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भाई व्हाट काइंड ऑफ इरिगेशन वर्क्स वर डेवलप्ड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में इरिगेशन के लिए क्या क्या काम हुआ। सो फॉर इरिगेशन अ वैरायटी ऑफ न्यू मेथड्स वर डिस्कवर्ड, इरिगेशन सिंचाई करने के लिए नए नए तरीके लाए गए। इन मैनी एरियाज वेल्स वर डग, कुएं खोदे गए। डग मतलब खोदना, वेल्स क्यों डग किए गए, उसमें भाई पानी भरा है, जब मतलब बारिश पड़े तो पानी उसमें भरा जाए और फिर हमको जब मन पड़े हम अपने खेतों को पानी दें। इरिगेशन का मतलब खेतों को पानी देना, पर हम दें, बारिश से नहीं। तो बारिश तो अपने टाइम से आके चली जाएगी, तो हम क्या कर सकते हैं, कुएं बना के रख सकते हैं, बड़े बड़े टैंक्स रख सकते हैं, तो जिसमें बारिश का पानी ऑटोमेटिक उन पे गिरे और हम उसका फायदा उठा सके। बाद में जब बारिश चली जाए वो पानी क्लोज करके बंद करके रख देने का और धीरे धीरे अपने खेतों को पानी देते रहने का। सो तमिलनाडु में भी ये लोग उस टाइम इरिगेशन ऐसे ही करते थे। ये लोग दो चीजें करते थे, वेल्स वर डग, वेल्स मतलब कुएं, कुआं बोलते हैं ना, कुआं। वेल्स वर डग, डग मतलब खोदना, ये लोग वेल्स डग करते थे। और ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, और बड़े बड़ी बड़ी टांकियां बनवाते थे ताकि उसमें रेन का पानी स्टोर कर पाए। ठीक है, मतलब पानी का एक ही सोर्स है, क्या, रेन वाटर। तो वो लोग इकट्ठा करते थे किस किस में, वेल में और दूसरा ह्यूज वाटर टैंक्स में। तो दो चीजों में ये लोग पानी इकट्ठा करते थे और इरिगेशन करते थे जब मन पड़े। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 8। What were the activities associated with Chola temples? चोला टेम्पल्स के साथ कौन कौन सी एक्टिविटीज एसोसिएट की जाती थी, मतलब चोला टेम्पल्स, जो चोला टेम्पल्स थे वहाँ उनकी वजह से, चोला में जो टेम्पल्स थे, चोला डायनेस्टी में जो टेम्पल्स थे, सबसे लास्ट में हमने चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। सो उनके जो टेम्पल्स थे उनकी क्या खासियतें थी। द temples became the centers of craft production. मतलब टेम्पल्स के आजू बाजू क्राफ्टमैन लोग बढ़ गए। क्राफ्टमैन मतलब कढ़ाई बुनाई ये सब करने वाले लोग बढ़ गए, क्राफ्ट वर्क करने वाले बढ़ गए, क्योंकि टेम्पल था तो भाई भगवान के कपड़े बनाना हुआ, छोटी मोटी, मतलब नहीं, भगवान से जुड़ी हुई कितनी सारी चीजें होती हैं। फिर वहाँ टेम्पल में समझो, टेम्पल से जो भी कमाई होती थी, श्रद्धालु आते थे तो उनसे क्या होता था, उनसे प्रीस्ट इन सबको सैलरीज वगैरह दी जाती थी। द प्रोड्यूस of the temples was used for the maintenance of the priest, garland makers, cooks, sweepers, musicians, dancers, etc. who were associated with the temples. Temples became the hub of economic, social and cultural life देखो अब यहाँ पे What were the activities associated with चोला टेम्पल्स, जो चोला टेम्पल्स थे वहाँ क्या क्या एक्टिविटीज हुआ करती थी। The temples became the centers of craft production, जो वहाँ टेम्पल्स थे वो वहाँ बहुत सारा क्राफ्ट प्रोडक्शन होने लगा, ठीक है, बहुत लोगों को बहुत रोजगार मिलने लगा, एम्प्लॉयमेंट, काम मिलने लगा। The produce of the temples was used for the maintenance of priests, garland makers, cooks, sweepers, musicians, dancers, etc. तो प्रोड्यूस मतलब कमाई, प्रोड्यूस ऑफ द टेम्पल्स, तो टेम्पल्स की जो भी कमाई होती थी कि कौन यूज करता था, प्रोड्यूस ऑफ द टेम्पल्स वाज यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द प्रीस्ट, प्रीस्ट के मेंटेनेंस में, मतलब जो साधु वगैरह होते थे उनके लिए यूज होता था। गार्लैंड मेकर्स जो माला बनाते थे, कुक्स, स्वीपर्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स एक्सेट्रा, वो सब जो टेम्पल्स की कमाई थी ये लोग सब यूज करते थे। टेम्पल बिकेम द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। सो टेम्पल क्या हो गया, हब, हब मतलब एक कहते हैं ना, जैसे कॉम्प्लेक्स कैसे होता है भाई, आप एक बड़े से कॉम्प्लेक्स पे जाओ, मस्त मस्त अच्छी अच्छी दुकानें, सब चीज मिलेगी आपको, वहाँ खाने का भी मिल जाएगा, मॉल्स नहीं होते वैसा। तो हब मतलब सेंटर, एक ही जगह सब मिल जाता है, तो हब हो गया, हब ऑफ इकोनॉमिक, मतलब टेम्पल्स कमाई भी करा रहे थे, सोशल,
सोशल मतलब भाई भाई धर्म वरम भी निभाया जा रहा, भाई सबका धर्म भी निभ रहा था। कल्चरल, कल्चर मतलब कल्चर भी आगे बढ़ रहा था। तो खाली अब टेम्पल्स अब खाली वर्शिप के लिए नहीं रह गए, पूजा पाठ के लिए नहीं रह गए, टेम्पल्स में इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ भी डेवलप हुई। ठीक है, सो इन सबको जो टेम्पल के प्रोड्यूस मतलब टेम्पल के चढ़ावे में से मेंटेनेंस ऑफ प्रीस्ट मतलब प्रीस्ट का मेंटेनेंस ऑफ प्रीस्ट मतलब प्रीस्ट को पगार देते थे, गार्लैंड मेकर्स माला वाले को पगार देते थे, कुक्स, स्वीपर्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स, इन सबको सैलरीज दी जाती थी। ठीक है, बच्चों अभी देखो यहाँ पे अब हम एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, जो कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। सो एडिशनल वो हमने एक्सरसाइज पूरी की एनसीईआरटी की, अब हम कुछ एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ठीक है, फर्स्ट, हु वाज डांटी दुर्गा? ये डांटी दुर्गा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार ही आया इस चैप्टर में। सो आंसर, डांटी दुर्गा was a Rashtrakuta chief who turned converted into Kshatriya performing हिरण्य गर्भ रिचुअल। डांटी दुर्गा कौन था? डांटी दुर्गा राष्ट्रकूता चीफ था, राष्ट्रकूताओं का वो चीफ मतलब उनका हेड था, और वो क्षत्रिय बन गया था। कैसे क्षत्रिय बना? उसने हिरण्यगर्भ नाम का एक रिचुअल मतलब एक हवन या कुछ भी मतलब रिचुअल मतलब वो कहते हैं ना हर कास्ट का अपना रिचुअल होता है उनका। जैसे भाई बोलते हैं भाई हमारे में तो ऐसा करते हैं, हमारे में तो इसमें ऐसा किया जाता है, नहीं हम सब ऐसे बोलते, तो रिचुअल। ठीक है, तो भाई जो अपनी कास्ट को लगते हम कोई करते हैं ना काम, जैसे हिंदूज में हवन किया जाता है, ठीक है, फिर मुसलमानों में नमाज पढ़ते, तो वो उनका रिचुअल है। ठीक है, अच्छा सेकेंड, व्हाट वाज कॉल्ड रेंट? व्हाट वाज कॉल्ड रेंट? आंसर, रिसोर्सेज obtained from the producers were called rent। ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स थे, प्रोड्यूसर्स मतलब जैसे फार्मर्स वगैरह, फार्मर्स जो रिसोर्सेस उगाते थे, रिसोर्सेस मतलब काम की चीज। ठीक है, सो फार्मर्स जैसे फार्मर्स क्या उगा सकते हैं? ग्रेन। ठीक है, सो वो रिसोर्सेस हुए। क्राफ्ट पर्सन क्या कर सकता है? कोई अच्छा कपड़ा बना सकता है, सो इस तरह से, तो उसे रेंट कहा जाता है। रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स वर कॉल्ड रेंट। तो ये प्रोड्यूसर्स वर्ड का मतलब हुआ फार्मर, रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फार्मरों से मिला गया रिसोर्स, उसे रेंट कहा जाता था। मतलब आपने पढ़ा ना, मतलब टैक्स लेते थे राजा लोग, तो रेंट लेते थे फार्मरों से। रेंट का मतलब भाड़ा नहीं, रेंट का मतलब उन्होंने जो उगाई है फसल वो उनको देने की। रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स मतलब फार्मर्स ही हुए, और रिसोर्सेज का मतलब काम की चीज, मतलब जो फार्मर्स उनको काम की चीजें देते थे उसे हम रेंट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पेड रेवेन्यू? टैक्स कौन भरते थे? हु पेड
revenue. So answer the traders. ट्रेडर्स रेवेन्यू भरते थे, ठीक है। ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग करते हैं, चीजों की ले बेच करते हैं, वो रेवेन्यू पे करते थे। रेवेन्यू मतलब पैसे। रेंट कौन पे करते थे? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स का मतलब फार्मर। रेवेन्यू कौन पे करते थे? ट्रेडर्स। ट्रेडर्स मतलब ले बेच करने वाले। व्हाट वर प्रशस्तीस? व्हाट वर प्रशस्तीस? प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशस्तीस वर द डिटेल्स डिपिक्टिंग द रूल एंड पर्सनालिटी ऑफ द रूलर्स। प्रशस्तीस क्या था? उसमें सारी डिटेल लिखी हुई होती थी रूलर्स के बारे में। प्रशस्तीस वर द डिटेल्स डिपिक्टिंग the rule and personality of the rulers. प्रशस्तीस क्या थी? प्रशस्तीस रूलर्स की पर्सनालिटी को दिखाती और उनके रूल को दिखाती हुई डिटेल थी, ठीक है। मतलब उसमें पूरी प्रशस्तियों में डिटेल लिखी होती थी। डिपिक्टिंग मतलब दिखाती, मतलब पूरे रूलर्स के बारे में, पूरा उनके बारे में लिखा हुआ होता था। Who were the writers of प्रशस्तीस? Who were the writers of the प्रशस्तीस? प्रशस्तीस के राइटर्स कौन थे? प्रशस्तीस कौन लोग लिखते थे? सो प्रशस्तीस कौन लिखते थे? लर्न्ड ब्राह्मण्स, जो पढ़े लिखे ब्राह्मण होते थे। लर्न्ड का मतलब LEARNED, लर्न्ड मतलब पढ़े लिखे। सो आंसर द लर्न्ड ब्राह्मण्स। प्रशस्ति कौन लिखते थे? लर्न्ड ब्राह्मण्स। आंसर द लर्न्ड ब्राह्मण्स। 6th नंबर, Who was कल्हाना? कल्हाना कौन थे? Who was कल्हाना? So answer, कल्हाना was a great संस्कृत poet from कश्मीर। कल्हाना बहुत महान संस्कृत के पोएट थे कश्मीर से, और वो हमेशा सच्चाई लिखते थे, राजाओं के बारे में झूठ नहीं लिखते थे प्रशस्तियों में। सो कल्हाना was a great Sanskrit poet from Kashmir. 7th, what was tripartite struggle? tripartite struggle क्या था? तो हमने पढ़ा था कि 3 रूलर्स थे, गुर्जारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, पाला डायनेस्टीज। वो कन्नौज के पीछे लड़ते रहते थे। कन्नौज एक बहुत ही अच्छी प्लेस थी, उसको हासिल करने के लिए वो लोग लड़ते रहते थे। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वाज ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल? सो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल क्या है? आंसर, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल was a long drawn conflict among the rulers of Gurjara Pratihara, Rashtrakuta and Pala dynasties.
फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। ठीक है, तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल क्या था? ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल एक बहुत ही लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट था, झगड़े थे। लॉन्ग ड्रॉन मतलब लंबे समय से चलने वाले झगड़े। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल लंबे समय से चलने वाले झगड़े थे। इनके बीच में हो रहे थे गुर्जारा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और पाला डायनेस्टी के बीच में। किसके लिए हो रहे थे? कंट्रोल ओवर कन्नौज। वो लोग कन्नौज पे कंट्रोल करना चाह रहे थे। वो लोग क्या चाह रहे थे? कन्नौज पे अपना राज करना चाह रहे थे। सो इसलिए ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल वाज अ लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट अमंग द रूलर्स ऑफ। तीनों के बीच झगड़े चल रहे थे। किसको लेके? तीन रूलर्स। किसको? कन्नौज। कन्नौज के लिए लड़ते थे ये लोग। ठीक है, नेक्स्ट 8th नंबर, हु रोट किताब अल हिंद? हु रोट किताब अल हिंद? A great Arab poet Al-Biruni wrote Kitab al-Hind. A great Arab poet Al-Biruni wrote Kitab al-Hind. ठीक है, जो महान पोएट थे, अ ग्रेट अरब पोएट, जो महान पोएट थे अरब के, अ ग्रेट अरब पोएट अल बरूनी, जो महान अरब के पोएट थे अल बरूनी, उन्होंने किताब अल हिंद लिखी थी। ठीक है, 9th क्वेश्चन, हु वॉज पृथ्वीराज III? हु वॉज पृथ्वीराज III? तो पृथ्वीराज III कौन थे? सो चौहान रूलर थे दिल्ली के। ही वॉज अ फेमस चौहान रूलर ऑफ दिल्ली। ठीक है, अ फेमस चौहान रूलर ऑफ दिल्ली। दिल्ली के एक फेमस चौहान थे। ठीक है, एक चौहान रूलर थे। ठीक है, ये सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। आजकल जैसे एमसीक्यूज चल रहे हैं स्कूल्स में, तो एमसीक्यूज में ये चीजें बहुत हेल्प करेंगी आपको। टेंथ नंबर देखो, हु डिस्ट्रॉयड द टेम्पल ऑफ सोमनाथ? हु डिस्ट्रॉयड द टेम्पल ऑफ सोमनाथ? सोमनाथ का टेम्पल किसने डिस्ट्रॉय किया था? सोमनाथ का टेम्पल किसने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसको तोड़ दिया था या उस पर हमला किया था? किसने किया था? सो टेम्पल ऑफ सोमनाथ एक बहुत फेमस टेम्पल है, ठीक है, हमारे गुजरात में। सो सुल्तान मोहम्मद गजनी ने, सुल्तान महमूद कहाँ का? ऑफ गजनी। गजनी जगह का नाम है। गजनी जगह कहाँ आई? राजस्थान, अफगानिस्तान में। अ रूलर ऑफ अफगानिस्तान। एक अफगानिस्तान का राजा था। अफगानिस्तान में गजनी जगह का राजा था और उसने यहाँ पे इंडिया में आके सोमनाथ टेम्पल पे हमला किया था। Why were the temples of Tanjore famous for?
Why are the temples of Thanjavur and Gangaikonda, Cholapuram famous for? आंसर कह रहा है जो टेम्पल्स थे थंजावुर और गंगाईकोंडा चोलापुरम, ये नाम देख के ही पता लग रहा है साउथ के टेम्पल्स हैं। तो ये साउथ के टेम्पल्स फेमस क्यों हैं आज तक ये फेमस हैं? फॉर देयर आर्किटेक्चरल मतलब जो उनकी बनावट थी वो टेम्पल्स की, एंड स्कल्पचरल मतलब पत्थर की डिजाइन है, ठीक है। मार्वल का मतलब अजूबे, मतलब जिस तरह से वो बनाए गए थे। सो फॉर देयर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्वल्स। 12th, What were called as उर किसे कहा जाता है? What were called as उर का मतलब क्या है? आंसर द सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स मतलब जहां छोटे छोटे फार्मर्स रहते हैं उस जगह को उर कहा जाता है। द सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स, जहां पे छोटे छोटे फार्मर्स रहते हैं उस जगह को उर कहा जाता है। 13th, What were called नाडू का मतलब क्या है? What were called नाडू का मतलब द लार्जर यूनिट्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ उर मतलब बहुत ज्यादा उर होते थे, मतलब बहुत ज्यादा जगह में रहने वाले फार्मर्स उसे नाडू कहते थे। पूरी बस्ती, फार्मर्स की पूरी बस्ती को नाडू कहते थे। द लार्जर यूनिट्स ऑफ द ग्रुप्स ऑफ उर वर कॉल्ड नाडू। 14th, what was known as Brahmadeya? What was known as ब्रह्मदेया? ब्रह्मदेया का मतलब क्या होता है? आंसर द लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, ब्राह्मण को जो लैंड गिफ्ट करते थे। द लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मणों को लैंड गिफ्ट किया जाता था उन्हें ब्रह्मदेया कहते थे। डिफाइन नागाराम्स क्या होते थे? लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स मतलब ब्राह्मणों को जो राजा है ना जमीनें गिफ्ट करते थे। क्यों? क्योंकि वो प्रशस्ति लिखते थे ना, इसलिए खुश होके। ब्रह्म मतलब ब्राह्मण, देया मतलब दिया, ब्राह्मण को दिया, क्या दिया? लैंड्स, जमीन देते थे। डिफाइन नागाराम्स आंसर एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स। नागाराम्स क्या थी? ट्रेडरों की एसोसिएशन, मतलब ट्रेडरों का ग्रुप था। ट्रेडर मतलब ले बेच करने वालों का ग्रुप, उसे नागाराम कहते थे। व्हाट वाज सभा? सभा क्या था? आंसर एन असेंबली ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स that looked after ब्रह्मदेया। ठीक है, सभा क्या था
कि सभा का मतलब था ब्राह्मण, जो फेमस ब्राह्मण थे उनकी असेंबली, फेमस ब्राह्मणों का ग्रुप जो कि ब्रह्मदया की देखभाल करता था। ब्रह्मदया क्या था? ब्रह्मदया ब्राह्मणों को जमीन मिलने वाली थी, गिफ्ट में जो जमीन मिलती थी उसको ब्रह्मदया कहते थे। और ब्रह्मदया इन जमीनों की देखभाल करने वाले, मतलब एन असेंबली ऑफ दैट लोग, इन जमीनों की देखभाल करने वाले ब्राह्मणों को सभा कहते थे। ठीक है, सो यहाँ हम एंड करते हैं हमारा और ये चैप्टर। आप ये सारे क्वेश्चन आंसर्स लिख लीजिएगा अच्छे से, इसमें एमसीक्यूज भी अच्छे खासे कवर हो जाएंगे। ठीक है, सब कर लीजिएगा, पूरा चैप्टर हो सके तो रीड करिएगा एंड कंप्लीट द होल वर्क एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।